पॉइंट पढ़ा था कि कारक के स्थान पर आने वाले शब्द क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। तो आज आपको ये पता चलेगा कि कारक के स्थान कौन सा होता है। फिर आपने जैसे निर्विभक्ति रूप सविभक्ति रूप पढ़ा संज्ञा का, तो उसमें ये भी पता चलेगा कि एक्चुअली निर्विभक्ति और सविभक्ति होता क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। तो यानी ये जो शब्द आपके सामने दिए हैं इनको हम क्या कहते हैं, कारक चिन्ह या परसर्ग या विभक्ति, क्या क्या कहते हैं, या कारक चिन्ह हम कहते हैं यूपी की परीक्षाओं में। ठीक है, यूपी की परीक्षाओं में ये टॉपिक कारक चिन्ह के नाम से पूछा जाता है। जब आप एमपी में जाते हैं तो एमपी में इसे विभक्ति के नाम से जाना जाता है, और जब आप राजस्थान में अगर देखते हैं तो राजस्थान में इसे परसर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम यानी कि ये तीनों क्या है, एक ही चीज है। अब आपकी परीक्षा में अच्छा ये बताइए, तो ये इन सब के लिए आपने कभी एक सारणी याद करी होगी कुछ इस तरह की, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। ठीक है, तो ये सारणी सबको याद है या किसी को याद नहीं है? जिनको याद नहीं है तो याद कर लेना। ठीक है, ये याद होनी चाहिए। बचपन में आपने इस सारणी को याद किया होगा, उस समय आपको इस बारे में बिल्कुल भी आभास नहीं रहा होगा कि इसे हम क्यों याद कर रहे हैं। बस आपने डंडे के डर से इसको याद कर लिया होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन है जी। तो इसको आज भी ऐसे ही याद कर लेना। अब इससे क्या पता चलेगा आपको, इससे पता ये चलता है कि ये जो ने को से के लिए है ये कारक चिन्ह है, और इन कारक चिन्ह से पहले जो ये नाम लिखे कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान, ये कारक का नाम है। इससे मान लो आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आता है कि मोहन ने सुबह उठकर किताब पढ़ी, इस वाक्य में मोहन कौन सा कारक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे पता करेंगे कि कर्ता ने, तो आप देखेंगे कि वहां मोहन ने, तो यानी इसके स्थान पर जो नाम होगा, यानी किसी संज्ञा के तुरंत बाद जो कारक चिन्ह लगा होता है वही कारक चिन्ह से हम उस संज्ञा की पहचान करते हैं कि यह कारक कौन सा है। बात समझ में आ गई? तो इसी तरह से आता है, मान लो अगर आपसे ये पूछा गया कि वाक्य दिया गया कि वह दिन में रोटी खाता है, तो यहाँ दिन में, यहाँ दिन कौन सा कारक है, तो आप कैसे पहचानेंगे? आप देखेंगे अधिकरण में पर, तो यानी जहां पर भी में और पर आएगा वहां क्या होगा, अधिकरण। बात समझ में आ गई? इस तरह से पहचानना होता है। तो ये जब तो आपने बचपन में सारणी याद करी थी तो इसलिए याद करी थी कि आपकी परीक्षा में 2 नंबर आते थे, तो आता था लिखने के लिए, हमें पता भी नहीं होता आंसर क्या लिखना है, मास्टर जी थोड़ा सा इशारा कर देते थे, कर्ता ने कर्म को लिख दे, तो बस हमारी फिर गाड़ी शुरू हो जाती थी, कर्ता ने कर्म को लास्ट तक लिख देते थे, 2 नंबर मिल जाते थे, क्योंकि उस समय तो रट्टू तोता की तरह पढ़ते थे ना बचपन में। अब समझ रहे हैं सारणी का एक्चुअली मतलब क्या है, याद रखना है आपको। तो यानी ये हमको ये बताने में मदद करती है कि ये कारक चिन्ह जिस शब्द से पहले लगे हैं वो शब्द कारक में कौन सा कारक है। ठीक है, अब तो इससे आपको पता चलेगा कि अब आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं, कोई एक वाक्य देगा और वाक्य में रेखांकित करके आपसे कहेगा कि इसमें आपको ये बताना है, तो आप आराम से पहचान कर पाएंगे। तो ये बताइए कि इतना आसान अगर ये सारणी याद कर ली जाए तो कारक तो आसान हो गया, लेकिन कारक बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। टफ किस तरह से हो जाता है, खैर उससे पहले आप लोगों को पहले तो ये जान लेते हैं कितना आसान है ये आपको बताना है। तो एक प्रश्न मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जिस छात्र ने पहले से पढ़ा हो कारक वो शांति बनाए रखेंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान देंगे। यहाँ पे एक प्रश्न मैं दे रही हूँ कि आपको बताना है, पहले ध्यान से प्रश्न सुनना तभी उत्तर देना। वह टेलीफोन पर बात कर रहा है, इस वाक्य में आपको बताना है रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द क्या है, ये निम्न में से क्या है। ए ऑप्शन दिया है आपको अधिकरण, बी ऑप्शन दिया है आपको अपादान, डी ऑप्शन दिया है आपको कर्ता, और सी ऑप्शन दिया है आपको करण। आपको उत्तर बताना है, बताइए ऊपर देखिए, इसमें बताना रेखांकित शब्द जो है वो कौन सा कारक है। सी, और बताओ बी, बी टेलीफोन, वह टेलीफोन पर बात कर रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है, आपको कारक चिन्ह देखना है, कारक चिन्ह से पहचानना है। कारक चिन्ह में हमारा क्या दिया हुआ है, पर कहाँ है, अधिकरण में, तो उत्तर क्या होगा, तो बताओ सी कैसे बता रहे थे। अच्छा, पहले क्लास पढ़ के बैठे हुए हैं ना, मैंने पहले ही बोला है कि जो पढ़ के बैठा है वो ज्यादा ज्ञान ना झाके अपना। क्या बात है, आज तो मन खुश हो गया, तुम बड़े होशियार हो गए। वैसे ये चीज देखे कि ये वो छात्र है जो ये कह रहा था 10 दिन पहले, हमें तो समझ में नहीं आ रही हिंदी क्या हो रहा है, आज तो कुछ आश्चर्य वाली बात नहीं है। चलो चलो, इस बात के लिए एक बार जरा ताली बजा दो। ये इस मामले में ये इसने इतना मतलब जो अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ गलती कर रहे हैं उसका इन्होंने सही उत्तर दिया। तो चलो मुझे ये बात पता चल गई कि हाँ अब ये पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ यह भी सिद्ध हो गया कि क्लास का माहौल खराब करने वाला है। तो सावधान पूरी क्लास, ये छात्र वो है जो क्लास को डिस्टर्ब करता है, इसका मतलब इसका इरादा कुछ और है। ठीक है, प्रतियोगी है ये आपका, इसलिए ध्यान रखना, सब जानता है ये। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि मैंने आपको यहाँ पे फंसाने की कोशिश करी है, क्योंकि हम ऐसे ही तो देख रहे हैं, ऐसे ही तो जान रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे लिए समस्या खड़ी होती है वो ये होती है कि अगर ये इतना ही आसान होता तो परीक्षा में उत्तर गलत क्यों होता। अगर हम इसके आधार से देखें तो इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। कैसे, तो बात ऐसे है कि ये जो वाक्य लिखा है ना, वह टेलीफोन पर बात कर रहा है, ये वाक्य ही गलत है। ये वाक्य क्या है, वाक्य ही गलत है, वाक्य में अशुद्धि है। अब यहाँ पे हम एक पंथ दो काज करेंगे, एक तो हमें ये पता चल रहा है कि कारक चिन्ह हमारा क्या है, दूसरा हमें पता चल रहा है कि वाक्य में हमारे में अशुद्धि है। तो अब आपकी परीक्षा में यहाँ पे 3 तरह से प्रश्न आ जाएगा। पहले पूछेगा वह टेलीफोन पर बात कर रहा है, अब इसमें टेलीफोन दे दिया रेखांकित करके कि इसमें कारक बताना है आपको, एक तरीका। दूसरा टाइप हो जाएगा कि वह टेलीफोन पर बात कर रहा है, तो इस वाक्य में ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, तो ये वाक्य अशुद्ध है। तीसरा पॉइंट पूछ सकता है कि इस वाक्य में किससे संबंधित गलती है, तो आप बताएंगे कि इसमें कारक से संबंधित गलती है, क्योंकि टेलीफोन पर नहीं होता, टेलीफोन के द्वारा। वो जो बात कर रहा है किसी से, वो किसके द्वारा कर रहा है, टेलीफोन के द्वारा बात कर रहा है। वो ये नहीं कर रहा कि टेलीफोन पर, या हम कहें अगर ये से लगा दें हम कि वह टेलीफोन से बात कर रहा है, तो एक बार को हमको लगेगा कि जैसे टेलीफोन से ही बात कर रहा है, लेकिन वो से का मतलब क्या है, के द्वारा है। ठीक है, तो इसलिए वो किसको दिखा रहा है, वो साधन को दिखा रहा है, और साधन को दिखाने वाला क्या होता है, करण होता है, इसलिए करण। राजस्थान की परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है, और राजस्थान में कारक चिन्ह से 4-5 प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है राजस्थान वालों के लिए ये। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको कि अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा सावधान होना है, मतलब कि जितना हमने देखा, हमने सोचा कि अगर हम ये सारणी याद कर लें तो हमें कारक चिन्ह से संबंधित जो हमारी जितनी भी समस्याएं सब दूर हो जाएंगी, लेकिन नहीं, हमारी समस्याएं बढ़ सकती हैं जब उसमें गलत तरीके से लिखकर दिया हो तब। तो हमें कैसे याद रखना है इसको, तो हमें याद रखना है
हम ध्यान देंगे कि एक्चुअली कारक चिन्ह हमारा होता क्या है, तो इसको विस्तार से एक बार पढ़ने की जरूरत है। हम ये जान लेंगे कि हर कारक जो है वो कारक किस चीज का बोध कराता है। जब हम उसके बारे में जान लेंगे तो फिर हमें दोनों चीजें पता चल जाएंगी, उसका कारक चिन्ह भी और उसका असली बात भी। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी एक परीक्षा हुई, एक परीक्षा में जिसमें प्रश्न आया था कि हरि मोहन को या मोहन हरि को जो भी है, हरि मोहन को रुपए देता है और आयोग ने इसमें जो मोहन को दिया है उसको संप्रदान रख दिया है। ध्यान देना कि आयोग ने कितना गलत और किस तरह से दिया है, ये अब हम इसमें समझेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि कैसे हमें ये पता चला कि ये गलत है और आयोग ने मतलब कहें कि पता नहीं भांग खा के बैठे हुए हैं क्या वहां पर कि कुछ भी लिख दें और कुछ भी बना दें, किताबों में दिया है, अलग कैसे होगा। तो मैं आपको सबको एकदम क्लियर करूंगी कि किसका मतलब क्या है, आप धीरे धीरे खुद ही समझना कि फिर उसका मतलब क्या है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनका यहाँ पे उदाहरण लिखते हैं हम इसकी परिभाषा को समझते हुए। तो जो यहाँ मैंने आपको भूमिका बांधी है, इस भूमिका को बांधने का उद्देश्य ये था कि ताकि आपकी नजर पैनी हो जाए कि कारक चिन्ह में हमें किन किन पॉइंट पर ध्यान देना है। यहाँ पे परिभाषा कहती है कि जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताते हैं वह कारक यानी कारक चिन्ह कर लीजिए, वह कारक चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। अथवा किसी वाक्य में जो शब्द क्रिया को संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं वह कारक चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। कारक को काट देना, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कारक चिन्ह कहलाते हैं। और आगे लिख लो, जिस संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। जिस, हाँ इसी में आगे कर दो, जिस संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखिए वाक्य प्रयोग, कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए पापियों का नाश किया। कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए पापियों का नाश किया। अब देखो इस पंक्ति के अंदर हमें कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ने, की, के लिए और का। ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे, ये सब हमारे कारक चिन्ह कहलाएंगे, ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे, कारक चिन्ह। और इसके बाद इससे पहले जो कृष्ण दिखाई दे रहा है, इससे पहले जो सत्य, इससे पहले जो रक्षा, इससे पहले जो पापियों, ये हमें ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ये सब के सब कहलाएंगे कारक, ठीक है। बात समझ में आ गई, इस तरह से समझना है। कारक होगा जो इन कारक चिन्ह से ठीक पहले रखा होगा उसे हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। पापियों, जितने भी शब्द है ना कारक चिन्ह, इनसे ठीक पहले वाला शब्द क्या होगा, वो कारक होगा। ये बात की बात है, बाद में देखेंगे कौन सा कारक है, लेकिन हम पहले समझेंगे कारक चिन्ह जहां आ गया, कारक चिन्ह से पहले वाला शब्द हमारा क्या होता है, कारक होता है। ये बात समझ में आ गई, अब इसको आगे से समझेंगे। आगे मिटा दूं इसको, चलो। पहला पॉइंट हमारे सामने कह रहा है कारक चिन्ह को, अब इसमें कुछ जो पॉइंट है इन्हें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है, ठीक है। तो कारक चिन्ह को कुछ विद्वान परसर्ग अथवा विभक्ति के नाम से जानते हैं, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट कहता है किसी भी वाक्य में कारक चिन्ह से पहले उसका कारक होता है, यही बताया अभी हमने। केवल संबोधन कारक में कारक चिन्ह पहले आता है तथा बाद में उसका कारक होता है। जो संबोधन कारक हमारा होगा उसमें कारक चिन्ह पहले आता है और उसका संबोधन कारक बाद में आता है। तो लास्ट में देखेंगे हम, उदाहरण के साथ समझेंगे इस चीज को। अब आगे दिया है कारक चिन्ह मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। अब इनको हम देखें एक एक करके, इस सारणी को हमें फिर से याद रखना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे करके कारक चिन्ह लिख सकते हो, वैसे याद रखने के लिए कारक चिन्ह और इसके साथ परसर्ग भी लिख सकते हो ताकि आपको याद रहेगा। विभक्ति, कारक चिन्ह, परसर्ग, ठीक है। अब हमको ये पता है, याद इनको ऐसे रखना है आपको कि कर्ता ने, इतना याद रखना, कर्म को कर्ण से साधन या माध्यम, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे, इतना करके याद रख लेना। बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा शब्द है उनका क्या मतलब है और क्या चीज़ है वो हम साथ में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है के द्वारा और से, तो सबसे पहले तो इसको ऐसे ही रहने दो, इस पे अपना दिमाग नहीं लगाना है अभी। जब हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार और वाक्य के प्रकार में हम पढ़ेंगे वाच्य, उस दिन समझाऊंगी इस के द्वारा और से का क्या मतलब है, ठीक है। तब तक आपको कितना याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है, कर्ता ने शून्य, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि शून्य का मतलब क्या है, तो शून्य का मतलब क्या होता है वो समझाऊंगी, पर पहले ये समझो कि ये शून्य आपको 3 जगह ही देखने को मिलेगा। एक तो कर्ता के साथ, दूसरा कर्म के साथ और तीसरा आपको ये कभी कभी अधिकरण के साथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। अब इस शून्य का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। नीचे आपको दिया हुआ है नोट, नोट जो ये यहाँ पे लिखा है ना, इसको यहाँ से काट के यहाँ लिख लो, जो ये आपको जगह दी हुई है। अभी इसमें क्या लिखना है वो बाद में लिखना, मतलब अभी लिखना नहीं, मैं समझा रही हूँ, पहले समझ लो। जैसे मान लो एक हमने उदाहरण लिया, उदाहरण है बालक रोटी खाता है, बालक रोटी खाता है। अगर इस तरह से वाक्य लिखा है तो इस वाक्य के अंदर ये जो बालक शब्द है इसके बाद यहाँ कोई कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, तो इसको कहेंगे शून्य, शून्य कारक चिन्ह। और ये किस कारक के पहले लगा है, तो मतलब ये किस कारक के बाद है, तो ये कारक है हमारा कर्ता, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता शून्य कारक चिन्ह। और ये रोटी, रोटी के बाद यहाँ कोई कारक चिन्ह लगाया क्या, नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं आया, तो ये कहलाएगा कर्म कारक, कर्म शून्य कारक चिन्ह। आपकी परीक्षा में यहाँ से कभी कभी प्रश्न कैसा आता है, मान लो आपसे पूछ लेगा कि बालक रोटी खाता है, इस वाक्य में आपको बताना है कर्ता कारक चिन्ह बताना है, उसने ऐसे बोल दिया और कर्ता कारक चिन्ह आपको बताना है और ऑप्शन देगा आपको ने, दूसरा ऑप्शन देगा बालक, तीसरा ऑप्शन देगा शून्य और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं।
तो अगर हमें ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर जो जब कारक चिन्ह नहीं आया है और वाक्य में कर्ता उपस्थित है तो उसका कारक चिन्ह शून्य कारक चिन्ह कहलाता है, तो हम इनमें से कोई नहीं कर आएंगे या तो फिर हम नहीं लगाएंगे सारणी के अनुसार अंदाजन। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, इस वाक्य का कर्ता कौन है? बालक, क्योंकि काम को करने वाला कौन है? बालक, लेकिन उसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आया। तो जब कोई कारक चिन्ह नहीं आता है तो उस चीज को क्या कहते हैं? शून्य कारक चिन्ह कहते हैं। मैंने कहा था कि उतारना नहीं है, मैं उतरवाऊंगी, लेकिन उतार लिया, फिर भी उतार लिया ना, ठीक है। तो जिन छात्रों ने नहीं उतारा है अब वो लिखो, जहां नोट लिखा है उसके सामने लिखो, एक लाइन लिखो। यदि कारक के साथ कोई कारक चिन्ह, यदि कारक के साथ, अगर किसी ने उतार लिया है तो उसके ठीक नीचे लिखना शुरू करें। यदि कारक के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं दिया होता, यदि कारक के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं दिया होता तो उस कारक का कारक चिन्ह शून्य कहलाता है। तो उस कारक का कारक चिन्ह शून्य कहलाता है। तो उस कारक का कारक चिन्ह शून्य कहलाता है। अब उतार लो इसके बाद इस वाक्य को। ऑनलाइन में एक छात्र पूछ रहा है कि किताब कहाँ से लें। बालक, आपको जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे कॉल करें, ऑफिस में बात कर लें, ठीक है, यहाँ से किताब हो जाएगी आपकी। एक छात्र ने यहाँ कहा है कि मैम वॉइस टॉपिक भी पढ़ाना प्लीज। पहली चीज तो बालक, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, तो हम वॉइस नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वाच्य, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि बालक, कभी कभी मुझे चिंता होती है आप लोगों के सवालों पर कि क्या आपको इस मार्केट में लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं कि सामान्य हिंदी का बैच दे दिया और फिर आपको ये घबराहट हो रही है कि पता नहीं मैम वाच्य पढ़ाएंगी कि नहीं पढ़ाएंगी। जब मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको सामान्य हिंदी पढ़ा रही हूँ तो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी टॉपिक है मैं सबको पढ़ाऊंगी, तो आपको उसमें प्लीज बोलने की क्या जरूरत है। एक क्रम से हम सारा पढ़ेंगे, और अगर आप प्लीज बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आप कहीं ना कहीं दूध के जले हुए हैं। बात यही है कि ऐसे ही कहा हो। जैसे मुझे एक छात्र ने बताया कि बहुत ही नामी ग्रामी सर हैं, अब मैं यहाँ ऑनलाइन में तो नाम नहीं लूंगी, ऑनलाइन क्लास चली, ऑफलाइन वालों को तो बता भी देती हूँ। तो एक बहुत नामी ग्रामी सर हैं, बच्चे उनको सराखों पर रखते हैं और उसके बाद भी वो क्या करते हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, बस चिल्ला चिल्ला के बच्चों को ऐसा दिखाना कि जैसे मैं बच्चों के लिए मरा जा रहा हूँ, अरे चुप रहो और कि मैं उनके लिए मरा जा रहा हूँ। और फिर मैंने सुना है कि जब बैच बन जाता है तो वो एक दिन में मैराथन क्लास 6-6 घंटे की लेके उसको 10 से 15 दिन में ही समेट देते हैं। तो फिर बच्चा क्या पाता है, एकदम से ठगा सा पाता है। तो पहली चीज तो ये जान लो कि जिंदगी में कभी मैराथन क्लास जैसी चीज हो अगर कोई दे रहा है टीचर, तो उसको तो ना दौड़ा दौड़ा के पीटना चाहिए, मेरा ऐसा विचार है, ठीक है। क्योंकि एक टीचर अरे टीचर की बुराई नहीं, वो टीचर नहीं है, वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है वो। अरे एक बात बताओ, तुम 4 दिन का खाना एक दिन में कैसे खा सकते हो? अरे जो पढ़ाई तुम्हारे पूरे जीवन भर के लिए या कहीं 1 साल की है, उसे तुम 6 घंटे में एक दिन पढ़ा के और खत्म कर रहे हो। बच्चों को भी, मतलब बच्चों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो बच्चों ने पैसा दिया है उसका तो कुछ पूछो ही मत। तो खैर, मैराथन वाले के चक्कर में तो मत रहा करो। ये उतार लिया आपने। अब देखो, सुनो ध्यान से, हमने कारक चिन्ह की शुरुआत करी और सावधानी से बैठना, बिल्कुल सतर्कता के साथ। अगर थोड़ा भी ध्यान आपका इधर उधर गया ना तो ये मिस हो जाएगा। कर्ता कारक क्या होता है? अब एक चीज आपने समझी कि शून्य कारक चिन्ह अगर दिया है, मान लो अगर कारक चिन्ह नहीं आया, तब आप कैसे पहचानोगे उस कारक को, किसमें कौन सा कारक है? तो परिभाषा आपके सामने है, बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कर्ता कारक एक्चुअली होता क्या है। पंक्ति कहती है कर्ता कारक वह है जो वाक्य में काम करता है। मैं जिस लाइन को इस तरह से करूंगी चौकोर, आप उसको रेखांकित करिए या उसको बोल्ड करिए, अंडरलाइन करिए। यही है आपकी चाबी। जो वाक्य में क्या करता है, काम करता है, तो जो वाक्य में काम करने वाला है वो क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया करता है। आप चाहे ऐसे बोलो, ये दूसरा रूप है, दूसरा तरीका है कि वाक्य में काम करता है या वाक्य में क्रिया को करता है, कारक कर्ता कारक कहलाता है। इसके साथ आने वाला जो चिन्ह होता है वो कर्ता कारक चिन्ह कहलाता है तथा इसका कारक चिन्ह ने होता है। अभी के लिए इतना ही जानिए। आगे लिखा है वाच्य में के द्वारा और से होता है, तो जब हम वाच्य पढ़ेंगे उस समय इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम इसको लिख के रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। क्रिया के साथ कौन या किसने से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्ता कारक होता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कभी कारक चिन्ह न मिले वाक्य के अंदर आपको, तो पता करना हो कि इसमें कर्ता कौन है, तो आप उसे किससे प्रश्न करें, या तो कौन से या किसने से प्रश्न करें। अब कौन से प्रश्न करेंगे तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। किसने से प्रश्न करते हैं तब तो उसमें ने कारक चिन्ह होता ही है। जैसे हमने कहा बालक रोटी खाता है, तो इस वाक्य में हमें नहीं पता चल रहा, मान लो ने कारक चिन्ह नहीं आया और हम जानना चाहते हैं कि वाक्य का कर्ता कौन है, तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? खाता है। तो हम यहाँ कहें कौन खाता है, तो उत्तर क्या आएगा? बालक। तो ये जो बालक है यही क्या है? कर्ता कारक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी जो हमने यहाँ पे पॉइंट देखा। अब इसके बाद यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लिखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। वाक्य में सबसे पहला उदाहरण लिखिए। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। दूसरा वाक्य, उसने जाने से पहले, हाँ जी, उसने जाने से पहले अपना काम कर लिया था। मोर बादल को देखकर नाचने लगता है। राजा ने अपने बच्चों के लिए महल बनवाया। लिख लिया? अब देखो, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, हम जो ये वाक्य लिख रहे हैं इस वाक्य में आपको और भी बहुत सारे कारक चिन्ह देखने को मिलेंगे। तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं?
कर्ता कारक के बारे में बात करें तो हमारा फोकस केवल और केवल किस पे रहेगा? कर्ता कारक पे। तो आप में से कोई भी छात्र इस तरह का प्रश्न नहीं करेगा कि मैम इसमें तो से आया, इसमें तो पर आया, इसमें तो को आया, उसका क्या होगा? दूसरा कारक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरा वाक्य तो बना कारक से ही है ना, तो कारक तो आएगा ही, लेकिन हमारा फोकस किस पे है अभी? कर्ता कारक पे। तो हम पहले कर्ता कारक को खोजेंगे। तो ये 4 वाक्य हमारे सामने दिए। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, उसने जाने से पहले अपना कार्य कर लिया, मोर बादल को देखकर नाचने लगता है, राजा ने अपने बच्चों के लिए महल बनवाया। इन 4 वाक्यों में हमें ये पता करना है कि इनमें कर्ता कारक कौन सा है। तो हम जैसे देखते हैं, पहला वाक्य बताइए, वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, इसमें कर्ता कारक कौन है? देखो वृक्ष, ये क्या है? कर्ता हमारा वृक्ष। अब इसमें कोई कारक चिन्ह तो नहीं आया, तो कारक चिन्ह इसका क्या होगा? शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? फिर हमने कैसे पहचान की इसकी कि ये वाक्य में करता है? तो हम इससे पहचान कर सकते हैं कि हवा देते हैं, तो कौन हवा देते हैं? वृक्ष हवा देते हैं। तो हम उत्तर निकाल सकते हैं इसकी क्रिया की मदद से, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि वृक्ष हमारा यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है। बात समझ में आ गई? दूसरा वाक्य, उसने जाने से पहले अपना काम कर लिया था। इस वाक्य के अंदर कारक कर्ता कारक क्या है? उसने। और इसका कारक चिन्ह क्या है? कर्ता कारक चिन्ह क्या है? सबकी आवाज नहीं आ रही। अरे ने, आराम से। यहाँ पर उस, ये क्या है? हमारा सर्वनाम, और ये ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कर्ता है, कर्ता कारक, वो क्या हो गया? उस, ठीक है। और ने उसके साथ कारक चिन्ह लगा ही है, तो शून्य कारक चिन्ह नहीं होगा। सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो एक पॉइंट आया है, इस पॉइंट के विषय में एक बात सुन लो अभी, क्योंकि यहाँ आया है तो आपको अभी सुनना है और इसको लिखना है, नोट डाउन अगर करना है तो आगे सर्वनाम में करना। अगला टॉपिक आपका सर्वनाम है, सर्वनाम के लास्ट में लिख लेना। बात यह है कि कारक चिन्ह, यदि कोई सर्वनाम आता है, ठीक है, सर्वनाम दिया है, तो सर्वनाम के साथ जो कारक चिन्ह है वो क्या होता है? वो उसके साथ जुड़ जाता है, सुरेखा के साथ। जैसे मान लो आप यहाँ पे लिख रहे हो मैं, अगर आपने मैं के साथ ने इस तरह से लिखा तो ये गलत होता है, ठीक है। तो मैंने कैसे लिखा जाता है? मैं ने, ठीक है, इस तरह से। उसी प्रकार से वह हमारा सर्वनाम था, इस वह के साथ जब ने आ जाता है तो वह ने नहीं होता, ये किस में बदल जाता है? उस ने, ये ऐसा हो जाता है। बात समझ में आ गई? अगर हम इसको तोड़ेंगे उसके साथ लिखेंगे तो सर्वनाम ये कहता है कि सर्वनाम के साथ जब भी कभी कोई कारक चिन्ह आता है तो वो सर्वनाम के साथ सुरेखा में जुड़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी शब्द के साथ एक से अधिक कारक चिन्ह आ जाते हैं, तो पहला कारक चिन्ह जुड़ जाएगा, दूसरा अलग रहेगा। जैसे कभी देखें कि इनमें से कितने बच्चे जाएंगे, तो अगर ये लिखा है इन में, तो ये हो जाएगा इसके साथ, और फिर से, तो ये से अलग लिख जाएगा। बात समझ में आ गया? तो लेखन में हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो हमारा ये दिया है उसने इसके साथ जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई? तीसरा पॉइंट है, मोर बादल को देखकर नाचने लगता है। इस वाक्य में कर्ता कारक क्या है? मोर। तो यहाँ कारक चिन्ह क्या है? शून्य है, कारक चिन्ह शून्य है, ठीक है। राजा ने अपने बच्चों के लिए महल बनवाया, इसमें क्या है? राजा। कर्ता कारक क्या है? राजा, और कारक चिन्ह क्या है? ने। तो आपको समझ में आ गया? अब ये बताइए, इसमें किसी को कुछ समझ में ना आया हो, लग रहा हो कि मैम हमको तो समझ में नहीं आ रहा कर्ता कारक है क्या? समझ में आ रहा है ना? यानी कारक चिन्ह आएगा तो कारक चिन्ह से पता चल जाएगा, और अगर कारक चिन्ह नहीं आता है, जैसे मान लो मोर बादल को देखकर नाचने लगता है, तो हम कहेंगे कौन नाचने लगता है? तो आप कहेंगे मोर नाचने लगता है, तो जो उत्तर आ रहा है वही क्या है? कर्ता कारक। बात समझ में आ गया? बहुत सरल है, बहुत साधारण। अब चलो इसके बाद दूसरा आता है कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा क्या कहती है? सावधानी से इसे देखो। कर्म कारक वह है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। या तो आप कहें कि काम का प्रभाव पड़ता है या क्रिया का प्रभाव, बात एक ही है। तो जिस चीज पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। इसके साथ आने वाला कारक चिन्ह जो होता है वो कर्म कारक चिन्ह कहलाता है, और तथा इसका कारक चिन्ह को होता है, ठीक है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, ये जो बात कही गई है कि काम का प्रभाव पड़ना, ये हमें समझ में नहीं आता। काम का प्रभाव कैसे पड़ेगा? जैसे हमने कहा कि बालक रोटी खाता है, तो बालक रोटी खाता है, तो इस वाक्य के अंदर बालक तो क्या हो गया? कर्ता हो गया, काम को करने वाला, और रोटी क्या हो गई? कर्म। तो रोटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? खाने का। तो रोटी पर प्रभाव ये पड़ रहा है कि जब बच्चा वो काम कर देगा, यानी उसका खाना खा लेगा उसको रोटी को, तो रोटी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो रोटी पर प्रभाव क्या पड़ा? वो नष्ट हो गई। तो यानी जो कर्म होता है उस पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का, तो वही क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है कि हर वस्तु से या हर चीज से हम प्रभाव महसूस नहीं कर सकते। जैसे मान लो वाक्य लिखा है कि मोहन किताब पढ़ता है, तो हम ये कहेंगे कि मैम मोहन ने किताब पढ़ी है, तो इसमें किताब तो हमारा कर्म आ रहा है, लेकिन जो वो किताब है जब उसने पढ़ ली तो किताब तो वैसी की वैसी आई, रोटी खाए या सेब खाए या चावल खाए वो तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। लेकिन किताब तो नष्ट नहीं हुई। ऐसा तो नहीं कि किताब नष्ट होगी मतलब ये पढ़ ली अब गायब किताब, ऐसा तो नहीं होता। किताब तो वहीं की वहीं रहती है। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है? मतलब यहाँ तो हमें कोई प्रभाव दिख ही नहीं रहा, और जब हमें प्रभाव दिख ही नहीं रहा तो हम कैसे कहते हैं कि किताब यहाँ पर कर्म है? तो कर्म को पहचानने में ये समस्या आ जाती है। ऐसा लगने लगता है कि कैसे किस चीज को पहचाने और किसको न पहचाने। तो वैसे किताब पर प्रभाव ये पड़ता है कि किताब जो है वो ज्ञात हो जाती है। उससे पहले, पढ़ने से पहले वो किताब क्या थी? अज्ञात थी, और जब उसे पढ़ लिया जाता है तो वो ज्ञात हो जाती है, यानी किताब का जो रहस्य है वो रहस्य निकल जाता है बाहर। तो ये होता है। तो अब यहाँ पे हम अब इस तरह से आए तो हम कर्म को पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए सबसे अच्छा और सरल तरीका होता है जो आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए, यहाँ दिया है कर्म की पहचान के लिए। अब यहाँ पे देखो मेरे टाइपिस्ट ने क्या किया? अगली लाइन कर दी गायब। अब वो चाहता था कि आप लोगों को पता ना चले, है? तो इसके आगे से लिखना है कर्म की पहचान के, आगे से लिखो लिए। कर्म की पहचान के लिए क्रिया में क्या और किसको, कर्म की पहचान के लिए क्रिया में क्या और किसको से प्रश्न करने पर से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं, यानी वही कर्म होता है। कर्म की पहचान के लिए क्या और किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे ही कर्म कहते हैं, उसे ही कर्म कहते हैं। देखो ऑनलाइन में एक छात्र ने कहा है कि
अध्यापक का बहुवचन क्या होगा? देखो बालक, आप ये कह रहे हैं कि मैंने आपसे वहां पे भी पूछा था, आपने वहां भी नहीं बताया, और यहाँ पे तो देखो मैं आपको बताती हूँ, इस तरह का आप अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप अपने समय को ना सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब फिर आप मेरी पढ़ाई को सही ढंग से नहीं पढ़ रहे। मैंने आपको लास्ट में वचन की लास्ट क्लास में एक तरीका बताया था, आपको ये बताया था कि कोई भी शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द उठाकर आप उसका वचन पता कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि शब्द लिखिए, शब्द में सबसे पहले ये खोजिए कि उसका लिंग क्या है, वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो बताइए अध्यापक स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। और उसके बाद जब आपको पता चल गया कि पुल्लिंग है, अब पुल्लिंग के बाद आप खोजते हैं इसका कारांत क्या है। तो इसका कारांत क्या है? एकारांत है। और आपको ये पता है कि एकारांत, ई, इकारांत, उ, उकारांत, ये संज्ञाएं, पुल्लिंग संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसी होती हैं। तो बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात होगी कि आपको ये ना पता चले कि अध्यापक का क्या होगा? समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये आपको पता है अध्यापक का बहुवचन, अध्यापक होगा निर्विभक्ति रूप। अगर सविभक्ति रूप पूछा जाएगा तो अध्यापकों हो जाएगा। समझ गए? तो सारी चीज पढ़ाई। अब इतना विस्तार से पढ़ाने के बाद भी अगर आपको डाउट रह जाए तो फिर तो दिक्कत ही हो जाती है, फिर तो मुझे मेरे पढ़ाने पे डाउट होने लगता है। ठीक, एक छात्र ने कहा है कि मैम केवल शब्दावली की बुक ले लें, बाकी का फोटोकॉपी करवा लें, या सारी लेनी पड़ेगी? देखो बालक, एक बात ध्यान रखना, सारी आप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके पेज काउंट कर लीजिए। किसी से पूछिए, अगर आपको जब आप उसका प्रिंट करवाएंगे 600 रुपए से कम का चार्ज लग रहा है तो शब्दावली भी मत मंगवाओ, शब्दावली की भी फोटोकॉपी निकलवा लो। मैं ये नहीं कहती कि आप शब्दावली मंगवाओ। अगर 600 रुपए से ज्यादा चार्ज लग रहा है तो मैं आपको कहूंगी कि फिर सारी किताब ऑर्डर कर दो, स्पेस वाली बुक कह के आप ऑर्डर कर देना, 600 के आसपास तक आपकी वो मिलती है, ठीक है, तो वो मंगवा लेना। ठीक, चलो बात समझ में आई अब आप लोगों को? यहाँ पर जो हमने कहा, तो हमें ये बात समझ में आई कि अगर हमारा जो कर्म कारक है, हमारा कर्म कारक दिया होगा, अगर उसमें शून्य कारक चिन्ह आया है, यानी कारक चिन्ह अगर को आ रहा है तो हम तो पहचान लेंगे कि कर्म है, और अगर शून्य कारक चिन्ह है तो हमें किससे प्रश्न करना है, क्या आया, किसको से प्रश्न करना है, जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, कर्म होगा। वाक्य प्रयोग करते हैं हम। सबसे पहला वाक्य हम यही लिखते हैं, हमने कहा बालक ने रोटी खाई, बालक ने रोटी खाई। दूसरा वाक्य, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तीसरा वाक्य, माँ ने शैतानी करने पर बच्चे को पीटा। माँ ने शैतानी करने पर बच्चे को पीटा। दूसरा वाक्य लिखो, राजा ने सैनिक को बुलाया। राजा ने सैनिक को बुलाया। इसके साथ एक वाक्य और लिख लो, वह किताब पढ़ता है। बना लो थोड़ी सी जगह, एडजस्ट कर लो। इसलिए ना, क्योंकि देखो आपने देखा होगा, जहां मुझे लगता है कि आप एक बार में समझ जाओगे वहां मैं आपको एक ही उदाहरण देती हूँ, लेकिन जहां लगता है कि नहीं अच्छी तरह से समझना चाहिए, मैं वहां पे आपको 3-4 तरह के उदाहरण देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे हमने वाक्य लिखे हैं, बालक ने रोटी खाई, वह किताब पढ़ता है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, माँ ने शैतानी करने पर बच्चे को पीटा, राजा ने सैनिक को बुलाया। अब इन वाक्यों में हमको क्या खोजना है? इन वाक्यों में हमें खोजना है कर्म। और कर्म खोजने का सबसे बेहतर तरीका मैंने आपको बताया है, क्या और किसको से प्रश्न कर दो। तो क्या और किसको से आप प्रश्न कर रहे हो? तो यहाँ पे दिया है खाई, ये क्या है? हमारी क्रिया। तो हम देखेंगे क्या खाई, रोटी खाई, तो रोटी पता चल रहा है आपको, तो ये क्या हो गया? हमारा कर्म। ठीक है, आसान है। दूसरा वाक्य, वह किताब पढ़ता है, क्रिया क्या है? पढ़ता है। हम प्रश्न करते हैं क्या पढ़ता है, तो किताब, तो आपको क्या मिलता है? कर्म। तो ये पता चल गया आपको। अब ये जो दोनों कर्म है इनके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आया, तो इनका कारक चिन्ह क्या कहलाएगा? शून्य कारक चिन्ह कहलाएगा। ठीक है, पता है। अब आगे दिया अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे पहला आ गया ये कर्म। उसके बाद हम एक और प्रश्न करें, से किसको पढ़ाई? तो छात्रों को। ठीक है, तो ये छात्रों को, ये हो गया हमारा कर्म। अब वाक्य के अंदर कर्म दो प्रकार का होता है, एक होता है मुख्य कर्म, तो जो मुख्य कर्म होता है वो क्रिया से ठीक पहले होता है, बात समझ में आ गई। और ये होता है गौण कर्म, गौण कर्म मुख्य कर्म से ठीक पहले होता है। तो छात्रों यहाँ पर क्या हो गया? गौण कर्म, और हिंदी क्या हो गई? मुख्य कर्म। हिंदी के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आया, तो यहाँ हो गया कारक चिन्ह शून्य, और छात्रों के साथ को कारक चिन्ह आया है, तो ये हो गया हमारा कर्म। ठीक है, को कारक चिन्ह हो गया। अब मुझे एक बात बताना यहाँ पर कि यहाँ कहा है अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो आपको ये बात पता चल रही है कि क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई? छात्रों को पढ़ाई। तो क्या यहाँ पर जो छात्र हैं, ये जो अध्यापक है, इसका उद्देश्य यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि उद्देश्य होगा छात्र जो है, उस क्रिया का उद्देश्य है कोई? इस क्रिया का उद्देश्य छात्र नहीं है। इस क्रिया का उद्देश्य अगर देखा जाएगा तो छात्रों को जो ज्ञान दिया जा रहा है, छात्र अपना उद्देश्य अपने साथ लेकर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है? पढ़ाना। ठीक है, मेरा उद्देश्य पढ़ाना है, और ये नहीं कि छात्रों को, अगर केवल छात्रों को पढ़ाना होता तो आपकी क्लास में कोई टीचर ना होता, आपकी क्लास में कोई जो सर्विस कर रहा है पहले से वो व्यक्ति नहीं होता, फिर मेरी क्लास में क्या होता? सिर्फ और सिर्फ छात्र होता। लेकिन मेरी क्लास में तो कोई भी है, ठीक है, टीचर भी हैं और जो सर्विस कर रहे हैं वो भी हैं, सब तरह के लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें पता चलता है यहाँ पर पढ़ाई का उद्देश्य कुछ नहीं है इस वाक्य के अंदर। और मैं ये क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो बताना है मैंने मुझे आप लोगों को कि हरि ने मोहन को रुपए दिए, तो वो उस वाक्य के अंदर जो मोहन को दिया है वो कैसे हमारा उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पे मान लो ये जो को है, अच्छा चलो इसको बाद में आएंगे, इसको याद रखना, ठीक है, अलग में लिख के रखना, जब हम संप्रदान पढ़ेंगे तभी मैं फिर से इस उदाहरण को दूंगी कि कैसे अलग है। अब दूसरा देखो, माँ ने शैतानी करने पर बच्चे को पीटा। किसको पीटा? अच्छा मैं पूछती हूँ क्या पीटा? कोई उत्तर आया? नहीं, थोड़ा थोड़ा इशारा हो रहा है, बच्चा पीटा है, थोड़ा थोड़ा इशारा हो रहा है। लेकिन मैं दूसरा प्रश्न करते हैं, किसको पीटा? तो बच्चे को पीटा। ठीक है, तो ये को कारक चिन्ह हमको बता रहा है कि किसको पीटा गया? बच्चे को पीटा गया। राजा ने सैनिक को बुलाया, हम प्रश्न करते हैं इससे क्या बुलाया? क्या बुलाया? कुछ नहीं पता चलता क्या बुलाया से, कहते हैं थोड़ा थोड़ा इशारा जाता है सैनिक की तरफ, लेकिन किसको बुलाया? तो सैनिक को बुलाया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा?
कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो इनके नीचे, दोनों के नीचे। ध्यान रखना, हम एक एक करके चलेंगे, बिल्कुल एकदम एक एक करके हर चीज के लिए, तो हमें सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो इस पंक्ति में अब ये मत सोचना मैम इसमें तो ने भी आ गया, अब क्या करें, तो ने से हमें क्या मतलब, हम तो अभी क्या फोकस कर रहे हैं, कर्म। ठीक है, और अगर मान लो ये भी पूछ ले अगर हमसे कि इसमें सभी कारक चिन्ह बताने हैं कि सभी कारक चिन्ह क्या क्या है, तो आराम से बता सकते हो। बालक जो है वो क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, इसी तरह से अध्यापक कर्ता हो गया, माँ कर्ता हो गया, राजा कर्ता हो गया। ठीक, समझ में आ रही है ना, मिटा दो उसको। चलो, है शैतानी क्या मतलब, अच्छा आपको नहीं पता शैतानी क्या होती है? शैतानी होता है दंगल करना, ऊधम करना। हाँ, शैतानी कर मतलब ये कौन सा है, ये इसे आप कह सकते हो कि अगर हम इसमें देखें शैतानी करने पर दिया है तो ये इसमें कारक चिन्ह नहीं लगेगा, ये हमारा एक संज्ञा है, क्योंकि जब आ जाएगा वो एक क्रिया के तौर पर आ सकता है कि पहले जो काम किया गया है, लेकिन वो क्रिया में भी नहीं आएगा। ठीक है, वो एकदम कारक से अलग है। ध्यान रखना, कारक में जिसके साथ कारक चिन्ह होता है तब तक कारक होता है, फिर उसके बाद हमारे पास और भी तो शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अविकारी शब्द है, तो वो उन सब में आएंगे। तो ये सारी डिटेल तो हम तब पढ़ेंगे जब हम वाक्य पढ़ेंगे, उस समय आपको बताऊंगी हर एक शब्द के बारे में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ध्यान दो, अभी इतना ध्यान दो जो हम पढ़ रहे हैं। मैं सोच रही कि आप ये पूछ रहे हैं कि शैतानी का मतलब क्या होता है नहीं, कारक चिन्ह में अभी उस चीज को मत देखो, जब हम करेंगे वाक्य का क्रम पढ़ेंगे, ये पॉइंट याद रखना, जब वाक्य का क्रम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कौन सा शब्द क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं करण कारक की। करण कारक हमारा क्या होता है, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है, ठीक है, जिस साधन या माध्यम से क्रिया हुई है उसे हम करण कारक कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है, ठीक है, जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। इस करण से एक चीज याद रख लो, कारण। ठीक है, वो कारण जिस कारण से काम हो रहा है, वो साधन, वो माध्यम। ठीक है, तो इसमें हम तीन चीजें याद रखते हैं, साधन, माध्यम या कारण, जिस वजह से क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। इसके साथ आने वाला कारक चिन्ह करण कारक चिन्ह कहलाता है, तथा इसका कारक चिन्ह से या के द्वारा। ठीक है, ये जो द्वारा दिया है, इस द्वारा का मतलब होता है के द्वारा या के माध्यम का अर्थ ये होता है। ठीक है, ये द्वारा। अब इसमें वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य प्रयोग करते हैं और फिर समझते हैं इसको। साधन या माध्यम या कारण। ठीक है, पहचान अब आपको समझ में आएगी जब आप प्रश्न इसमें वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाक्य प्रयोग करो, इसमें लिखो, जैसे हम कह रहे हैं, एक वाक्य लिखते हैं, शिकारी ने बंदूक से चिड़िया को मारा। दूसरा वाक्य लिखो, बीमार व्यक्ति मुख से सांस ले रहा था। वह अपने कर्मों से असफल है। दीपक की मदद से रोहन को लाभ मिला। उतार लीजिए जैसे। जिन छात्रों को समझ में नहीं आया है वो छात्र एक ही चीज समझे, या तो क्लास समझे या तो कमेंट समझे। अब जब आपका ध्यान कमेंट पे भी है और आपका ध्यान क्लास पे भी है, तो आप कोई न्यूटन तो हो नहीं कि सारी चीज आपके पेट में से समझ में आ जाएंगी। मैंने पहले ही बोला था कि अपनी क्लास को फुल स्क्रीन पे करके देखना है। लिख लिया ये, चलो देखो समझो। वाक्य है हमारा, शिकारी ने बंदूक से चिड़िया को मारा। दूसरा, बीमार व्यक्ति मुख से सांस ले रहा था। तीसरा, वह अपने कर्मों से असफल है। चौथा, दीपक की मदद से रोहन को लाभ मिला। अभी तक हम जो वाक्य कर रहे थे, जिसमें हमने समझा था, वो हम समझ रहे थे उसकी मदद से कि प्रश्न करके या उसके काम से। अभी हमारे पास समझने के दो तरीके हैं, एक तरीका है उसका कारक चिन्ह और दूसरा तरीका है उसका भाव। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब अब हमारी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न कैसे आता है, हमारी परीक्षा में प्रश्न आता है, हमारे पास एक प्रश्न आएगा, वाक्य लिखे होंगे और उसमें कहा होगा कि इस वाक्य में आपको करण कारक बताना है कि इस वाक्य में करण कारक कौन सा है। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको बस देखना है करण का मतलब क्या है, करण से, तो जहां से कारक चिन्ह लगा हुआ है आपको से देखना है और सीधा सीधा आपको बता देना है। लेकिन थोड़ी सी परेशानी उस समय हो सकती है कि जब आपसे कहा हो 4 ऑप्शन दिए हो और आपसे कहा जाए कि निम्न में से करण कारक बताना है और 4 ऑप्शन दिए हैं और सब में से लग रहा है, तो फिर वहां पे खतरा भी, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि अपादान में भी से होता है। बात समझ में आ गई? अब मान लो तीसरे टाइप का प्रश्न आपसे ये आ सकता है कि इनको रेखांकित करके, जैसे बंदूक से, मुख से, कर्म से, मदद से, वो रेखांकित करेगा ये कौन सा कारक है। अब आपके पास यहाँ पर 2 कारक हैं बताने के लिए, एक अपादान है और एक करण, क्योंकि से कारक चिन्ह में आपने यही पढ़ा है। तो अब आपको इसके भाव की जरूरत पड़ेगी। हमारा फोकस किस पे है? करण पे, हमें बाकी और किसी चीज से मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम करण कारक इसमें खोज रहे हैं। तो मैंने आपको जो पॉइंट कराया, जो चाबी दी, वो चाबी क्या है? कारण, साधन, माध्यम। तो आपको क्या खोजना है कि ये जो क्रिया है, ये क्रिया किस कारण से हुई है और इस क्रिया को करने का साधन कौन सा है, ये देखना है। तो आप ये बताइए कि मारा, चिड़िया को मारा गया है, वो किसके द्वारा मारा गया है? बंदूक के द्वारा मारा गया है, तो बंदूक यहाँ पर क्या कहलाएगा? करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक। बीमार व्यक्ति मुख से सांस ले रहा है, सांस लेने का काम हो रहा है, तो किस माध्यम से सांस लिया जा रहा है? किसके द्वारा? मुख से, तो ये मुख क्या हो गया? करण। समझ गए?
वह अपने कर्मों से असफल है। वो जो असफल है, असफल होना, ये किस कारण से है? कर्मों से। उसके कर्म नहीं है ऐसे सफल होने वाले, वो कुछ ना कुछ शैतानी कर रहा है, ठीक है, कर्म खराब है, तो क्या हो गया? कर्म। ये क्या है? कारण है। कर्म जो है वो किसको दिखा रहा है? क्या कारण है उसके असफल होने का? कर्म, ठीक है। ऊपर दो जगह, दोनों में हमने क्या देखा? साधन देखा, और नीचे हमें यहाँ दिख रहा है वो कारण, ठीक है। अब दीपक की मदद से रोहन को लाभ मिला, तो लाभ मिलने का जो कारण है वो क्या है? मदद। अगर मदद ना करता तो लाभ नहीं मिलता, तो मदद क्या हो गया? मदद वो कारण है जिस कारण से लाभ प्राप्त हुआ, तो कारण हमारा क्या हो गया इसमें? मदद। बात समझ में आ गई? अब जो समस्या है, समस्या ये है कि अपादान से से को कैसे अलग करें। समस्या क्या है? अपादान से से को कैसे अलग करें। तो एक जादू बताती हूँ आपको, ऐसा जादू कि वो आपको हर जगह मदद करेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जहां भी से लिखा हो, आपको ये मदद करने में पता चल जाएगा, इसमें मतलब ये मदद हो जाएगी कि इसमें करण कारक है कि अपादान। जहां भी से लिखा हो, आप उस से को हटाकर क्या लिखकर देखें? के द्वारा, और वाक्य को पढ़ें। अगर वाक्य के भाव में कोई अंतर नहीं आता तो वो क्या है? हमारा करण कारक। और अगर भाव अटपटा हो जाए, उसमें कोई अंतर आ जाए, वो खराब लगने लगे, तो समझ जाओ उसमें क्या है? अपादान। बस इससे अलावा, और ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा छोटा सा जो बताना नहीं किसी को, ब्रह्मास्त्र है इसके लिए, अपादान और करण कारक में अंतर करने के लिए, ठीक है। तो शिकारी ने बंदूक के द्वारा चिड़िया को मारा, वाक्य में कोई अंतर आया? नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? करण कारक। बीमार व्यक्ति मुख के द्वारा सांस ले रहा था, कोई अंतर आया? नहीं। वह अपने कर्मों के द्वारा असफल है, कोई अंतर आया? आराम से समझ में आ गया। दीपक की मदद के द्वारा रोहन को लाभ मिला, इसमें कहीं कोई दिक्कत? वाक्य के भाव में कोई अंतर नहीं आया के द्वारा लगाने पर, तो समझ जाओ ये से फिर क्या है? हमारा करण कारक है। समझ गए? ठीक है। अब इसके बाद जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा, ठीक। चलो, तो देखो ये बताओ कि अभी वैसे भी हमें 2 दिन की क्लास लेनी है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके आगे फिर कल समझेंगे। तो आज जो हमने समझा है उसको एक बार रिमाइंड करो। आपने समझा ये है कि जो 2 पॉइंट है हमारे कर्ता कारक, इस कर्ता कारक में आपने क्या समझा? अब ध्यान रखिए कि सारणी जो आपको याद है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये अपनी जगह है, इसे तो याद करके रखना ही है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि कर्ता कारक वो होता है जो वाक्य में काम को करता है। जो वाक्य में क्रिया हो रही है, उस क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है, ठीक है। और कर्म की बात करें तो कर्म कहता है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको इसे, जो चीज आपको कंफ्यूज करे उससे बात ही मत करो ना, बात उससे करो जो आपको क्लियर बताए, ठीक है। तो इसमें हमें फोकस ये करना है कि हम क्रिया के पास जाएंगे और प्रश्न करेंगे क्या और किसको से, जो उत्तर हमको मिलता है वो हमारा क्या होता है? कर्म होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा होता है करण से कारण, यानी साधन माध्यम। क्रिया को होने का साधन क्या है, क्रिया को होने का कारण क्या है, माध्यम क्या है, वो जो से इस बात को बताएगा वो क्या कहलाएगा? करण कहलाएगा। और अगर ये सब कुछ भी याद नहीं करना तो एक पॉइंट याद करिए, जहां से दिखे उस से को हटाकर के द्वारा लगाकर देखो, वाक्य का भाव जस का तस रहता है तो वो करण कारक है, और अगर वाक्य का भाव बिगड़ जाए तो वो क्या है? अपादान। जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि अभी तो आपको सारा सेम टू सेम लग रहा है बिल्कुल। बिगड़ना क्या? जैसे मान लो हमने कहा कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ जो से कारण, जो से शब्द है हमारा, यहाँ है अपादान। तो अब इसमें आप के द्वारा लगा के देखो, गंगा हिमालय के द्वारा निकलती है, तो ये क्या हो गया? अटपटा हो गया, यानी हिमालय के द्वारा थोड़ी ना निकलती है, हिमालय से निकलती है, यानी हिमालय से क्या होती है? अलग होती है। दूसरा वाक्य जैसे बच्चा छत से गिर गया, तो अब इसमें से को आप हटा के देखो कि बच्चा छत के द्वारा गिर गया, तो बिल्कुल क्या होता है? भाव एकदम अटपटा हो जाता है। तो मतलब जिसका भाव अटपटा हो जाए वहां क्या है? अपादान। और जो भाव बिल्कुल जस का तस बना रहे वो क्या है? करण, ठीक है। तो इससे ज्यादा सरल तो और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, और फिर मिलते हैं कल की क्लास में।